हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट मैच डे 3 जो कि ऐतिहासिक दिन रहा नीतीश कुमार रेड्डी और उनकी फैमिली के लिए। और साथ ही साथ टीम इंडिया का फाइट बैक देखने को मिला पूरे 3 दिन के खेल में। और पहली बार तीसरे दिन ऐसा लगा कि टीम इंडिया फ्रंट फुट पे है, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी, जिनने जुझारू पारी खेलते हुए टीम इंडिया को ना कि इस टेस्ट मैच में पीछे थे तो अभी कवर अप करवाया है, बल्कि अभी धीरे धीरे फ्रंट फुट पे भी जा सकती है टीम इंडिया। बट ऐसे ही खेलते रहे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गज़ब के हाइलाइट्स का और साथ ही साथ डिस्कशन का। मैं आपके सवाल भी लेता हुआ चलूंगा, इंटरैक्टिव सेशन बनाने का ट्राई करेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं तीसरे दिन के खेल में क्या क्या हुआ था। शुरुआत हुई थी सबसे पहले जहां ऋषभ पंत और रविंद्र जाडेजा खेल रहे थे। हम बहुत होपफुल थे, हम रात तक होपफुल थे जब हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ से बड़ी पारी आ सकती है। बट मैं जैसा बोलता हूँ, ऋषभ पंत एक्स फैक्टर प्लेयर हैं। जिस दिन वो चलेंगे उनकी बहुत तारीफ होगी, और जिस दिन वो नहीं चलेंगे उनकी बहुत बदनामी होने वाली है। तो उनको दोनों केसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वही देखने को मिला। हर बार जिस शॉट से उनको सक्सेस मिलती थी, जब वो कोलैप्स कर जाते थे बॉडी और पीछे शॉट खेलते थे, वो बड़े शॉट में कन्वर्ट होता था। और ऋषभ पंत की वाहवाही होती थी कि मिचेल स्टार्क जो 150 की स्पीड से डालते हैं, उन पे पीछे जाके छक्का मारना आसान नहीं होता है, वो करके दिखाते हैं। बट कभी कभी अनसक्सेसफुल भी रहेंगे, और वही हुआ आज के टेस्ट मैच के पारी में, जहाँ पे ऋषभ पंत आउट हुए। और जैसे ही आउट हुए 28 रन पे सब ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये शॉट की क्या ज़रूरत थी इतने क्रूशल टाइम पे, जहाँ टीम इंडिया से डिमांड थी, प्लेयरों से डिमांड थी कि थोड़ा लंबा खेला जाए। तो वैसे ही मैं बोलूँ, ऋषभ पंत का तरीका ही है ये खेलने का। हम उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों में कुछ बोल नहीं सकते, और टीम मैनेजमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, बैक करती है ऐसे शॉट्स के लिए। तो अब ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर पीछे मुड़ के आप उस पूरी सीरीज़ के स्टैट्स देखेंगे, तो ऋषभ पंत ने 37 बनाए हैं, 121, 28, 9 एंड अगेन 28। बीजीटी शुरुआत होने से पहले कितने इंटरव्यू देखे थे हमने ऋषभ पंत के, जहाँ हमने देखा था घाबा का घमंड वाली चीज़ हुई थी, ऑजी की तैसी करेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया को हम जवाब देंगे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट उस हिसाब से जैसे रोहित शर्मा की ये सीरीज़ अच्छी नहीं गई है, पंत की भी कुछ खास नहीं गई है, क्योंकि एक भी हाफ सेंचुरी ना आना इज़ अ बिग एग्जाम्पल कि आपको कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। और अभी भी 3 पारियां बची हैं, इस टेस्ट मैच की सेकंड पारी और पूरा सिडनी टेस्ट बचा है। तो होप करेंगे कि जल्दी से कम करे ऋषभ पंत, रोहित शर्मा जिनके रन नहीं आए हैं, और जायसवाल, विराट और नीतीश कुमार रेड्डी, ये 3 टॉप हैं जो कि कमाल कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में। एंड प्लस के राहुल, जिनने जलवे बिखेरे हैं और बैटिंग ऑर्डर को सुदृढ़ बनाया है। और वॉशिंगटन सुंदर ने भी आज कमाल करके बता दिया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो ऐसा कुछ घटा पहले टाइम पे। फिर जैसे ही विकेट गिरा पंत का, हमें लगा जडेजा थोड़ी लंबी पारी खेल सकते हैं। बट जडेजा का भी विकेट गिरा, और जडेजा से भी उम्मीद थी कि भाई पिछले टेस्ट में अच्छी पारी खेल के हारे तो वो भी यहाँ टिक सकते हैं, बट उनका भी विकेट गया। और उसके बाद सबसे बड़ा ट्वीट आता है यहाँ पे सुनील गावस्कर का, जिनने बोला टेरिबल शॉट सिलेक्शन बाय ऋषभ पंत, जब ऋषभ पंत आउट हुए। बट नीतीश कुमार रेड्डी भाई ये सबके दिल जीत रहे हैं। हम लोग जानते हैं, इसीलिए इनको इतना फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इनके पास वो क्लास है। और ऊपर से सनराइजर्स ने बहुत अच्छी स्काउटिंग करके इनको पहले आईपीएल में उतारा, और उसके बाद से हम देख रहे हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। इसी साल बने थे इमर्जिंग प्लेयर आईपीएल में, और क्या तगड़ा ग्राफ जा रहा है। उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि इनका करियर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और साथ ही साथ अभी हमारा टीम इंडिया का धीरे धीरे आने वाला है ट्रांजिशन, जहाँ पे आप देखेंगे रोहित शर्मा 1-2 साल में रिटायरमेंट, विराट कोहली 1-2 साल में रिटायरमेंट, या फिर कभी भी आ सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट टेस्ट मैच में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। जडेजा कितना लंबा खेलेंगे, नो आइडिया। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन आ रहा है। तो ओपनिंग में जायसवाल है, देन गिल आ सकते हैं ओपनिंग करने। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी अभी 6 या 7 नंबर खेल रहे हैं, वो 5 नंबर पे आ सकते हैं। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पंत अच्छी बैटिंग करते हैं। ये सीरीज भले ही अच्छी नहीं गई है। देन राहुल का भी करियर बहुत बाकी है, तो वो अवेलेबल है। देन अभिमन्यु ईश्वरन बाहर बैठे हैं, देवदत्त पडिक्कल बाहर बैठे हैं। तो हमारे पास एक अच्छा बेंच रेडी है। और टीम इंडिया ट्रांजिशन से ज़रूर गुजरेगी कभी भी, बट सेफ हैंड में है ये यंगस्टर्स के हाथ में टीम इंडिया। तो ये देख के भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और साथ ही साथ इकलौते प्लेयर हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी इस सीरीज़ में जिनका 50+ का एवरेज है, क्योंकि नॉट आउट आ रहे थे हर पारी में, 40-42 बना रहे थे। विराट कोहली का जब शतक आया था तब ये नॉट आउट आए थे, तो इनका एवरेज 50+ है, जो कि इकलौते प्लेयर है। आप वो सोचिए, यहाँ पे शतक आया था जायसवाल का, विराट का, राहुल ने लाजवाब पारी खेली हुई है, बट सबसे अच्छा एवरेज इस सीरीज़ में नीतीश कुमार रेड्डी का है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड लेकर के चल रहे थे, और इससे दिख रहा था कि इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और वही कॉन्फिडेंस देखते हुए नजर आया पूरा तरीके से मैदान पे। जहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, बीच में मैच रुक रहा था,
लंच के बाद आ रहे थे, टी के बाद आ रहे थे, बारिश के बाद भी आ रहे थे। तो 1 से 2 ओवर अच्छे से बॉल लेफ्ट कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट लीविंग द बॉल। उसको भी वेल प्लेड बोला जाता है। कभी ये नहीं होता कि अगर आप कोई बॉल छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आपने बॉल जाने दिया, बस वेस्ट कर दिया ना। वेल लेफ्ट बोला जाता है उसको, क्योंकि टेस्ट मैच में अच्छी बॉल को लाइन से छोड़ना, लेंथ से छोड़ना इज़ एन आर्ट। और दोनों ने अच्छे से करके दिखाया, वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने। जिनने देखा लाइन बाहर है, मैं नहीं खेलूंगा, ना छेड़खानी करूंगा, तो जो माइंडसेट होता है ना, मतलब इतना स्ट्रांग था कि भाई तुम कितना भी लालच दे दो, मैं वहाँ बैट नहीं फेंकूंगा। इससे एग्जांपल जाता है विराट पे भी, जिनके शॉट्स जा रहे हैं फोर्थ एंड फिफ्थ स्टंप पे, बट वो भी ये चीज़ देख रहे होंगे तो सीख सकते हैं कि भाई यंग टैलेंट है, यंग ब्रिगेड है, ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो धीरे धीरे, जैसे हम बोलते हैं ना, खराब फील्डिंग वायरस की तरफ फैलती है टीम में, वैसे ही अच्छी बैटिंग भी बहुत जल्दी वायरस की तरफ फैलती फैलती है। पिछले टेस्ट में हमने देखा था आकाशदीप सिंह को, उनने इतनी गजब की बैटिंग की कि अभी धीरे धीरे मिडिल ऑर्डर जो है ना, लोअर मिडिल ऑर्डर, उन तक वो वायरस पहुंच चुका है, जहाँ पे वो बड़े रन बना रहे हैं। अभी देख लिया वॉशिंगटन सुंदर से एंड नीतीश कुमार रेड्डी से। होप करते हैं धीरे धीरे ये टॉप ऑर्डर में भी जाए। जहाँ जायसवाल जो रन आउट हुए थे वो ना होती तो किस्मत अलग होती, वो बात अलग है। बट अभी भी केएल राहुल से एक शतक की उम्मीद रखी है, रोहित शर्मा से एक शतक की उम्मीद है। विराट का एक शतक से तो काम नहीं चलेगा, एक और शतक हमें चाहिए ही चाहिए। एंड देन पंत का भी हम शतक का वेट कर रहे हैं। तो ये 4-5 प्लेयर ऊपर के अगर चल गए तो ये वन ऑफ द आइकॉनिक बीजीटी अभी भी हो सकता है हमारे लिए। बस वही है, अपने आप को अप्लाई अच्छे से करना है, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छे करने हैं, और ऑस्ट्रेलिया को फ्री के गिफ्ट्स नहीं देने, जो कि हमने दे दिए इस पारी में। बहुत सारे फ्री के गिफ्ट थे। अगर आप फर्स्ट विकेट से देखो, केएल राहुल की बॉल बहुत अच्छी थी, देन जायसवाल गिफ्ट था वो रन आउट, विराट कोहली बॉल छोड़ते छोड़ते खेल गए, वो भी एक तरीके से मान लो गिफ्ट ही था, क्योंकि बैक टू बैक मिला। आकाशदीप का कुछ बोल नहीं सकते, नाइट वॉचमैन आए थे। फिर पंत का विकेट पूरी तरीके से गिफ्ट था। जडेजा की वाली बॉल अच्छी थी। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर की भी बॉल अच्छी थी, जुझारू पारी खेल के आ रहे थे। उसके अलावा अगर आप देखो, सब ने अपने विकेट पे प्राइस टैग लगाया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट क्रिकेट में। बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी। पहली बात वो लेकर के गए मैच टी तक, और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि लंबा मैच होगा, बट हुआ क्या, टी के बाद मैच रोका गया, क्योंकि वहाँ के जो क्यूरेटर्स थे और वेदर फोरकास्ट वाले थे, उनने बोला था यहाँ पे बारिश के चांसेस हैं, क्योंकि वैसे ही मौसम काफ़ी डार्क हो चुका था। तो डिसाइड किया गया कि टी ब्रेक जल्दी लिया जाए, और उसके बाद भी, टी ब्रेक के बाद भी 10-15 मिनट ऐसा हुआ कि गेम आगे नहीं मूव हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था और बारिश की संभावना थी। टी के बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ, सबसे बड़ा झटका लगा हमें वॉशिंगटन सुंदर के नाम पे, जो कि 50 बनाते ही आउट हुए, बट वेल डिजर्व सेंचुरी मिस ज़रूर की। बट ये जुझारू पारी खेल करके गए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में 3-4 नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, फिर भी इनकी यहाँ पे जगह नहीं बनती, और यहाँ पे 6 या 7 नंबर पे बैटिंग करना, इतना अच्छा स्कोर बनाना और लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ कंट्रीब्यूट करना, ये वॉशिंगटन सुंदर ने फर्स्ट टेस्ट मैच में आज भी किया था, और यहाँ भी करके दिखाया नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। मैं यहाँ पे साथ ही साथ कमेंट्स भी पढ़ता जा रहा हूँ, एनआरके 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 पूरी तरफ चैट में। नीतीश कुमार रेड्डी, सही बात है यार, गेट सेट रेडी थे पूरी तरीके से इंटरनेशनल में आने के लिए, और डंका बजा दिया है ढोल नगाड़े के साथ, डेब्यू किया है टेस्ट सीरीज़ में, और मज़े मार रहे हैं ये तो पूरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, नेथन लायन ने विकेट लिया, फिर पैट कमिंस ने विकेट लिया, और सबसे एक अजीब चीज़ जो हुई, जो मैं नहीं चाहता था, जसप्रीत बुमराह का जीरो पे आउट होना। अब मेरी ना उम्मीद बढ़ चुकी है बुमराह से, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ चुकी थी उनकी बैटिंग से, क्योंकि वो अब 11 नहीं 10 नंबर पे आते हैं, सिराज से पहले आते हैं। तो उम्मीद थी कि वो नीतीश कुमार रेड्डी के साथ खेलेंगे। बट जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए, 8वां विकेट गिरा, फटाफट से 9वां विकेट भी गिर गया, जहाँ पैट कमिंस भाई बहुत स्मार्ट बॉलर है, पता चला यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, फटाफट से खुद को लाए, एक उसी ओवर में बिना रन दिए एक विकेट लेकर के गए, और 9वां विकेट गिर गया इंडिया का। यहाँ तक बात ऐसी हो चुकी थी कि 9वां विकेट भी गिर गया है, और सामने चेंजेस भी हो रहे हैं प्लेयर में, नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरी के करीब है और सिराज आ चुके हैं। तो फिर से दिमाग में वही थॉट चल रहा था कि यार इस लड़के का शतक तो आना चाहिए, बस सिराज थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। और वैसे ही देखने को मिला हमें, ऐतिहासिक दिन आते हैं ऐतिहासिक प्लेयरों के लिए, तो वो दिन आना ही था नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी, जिनने जड़ा अपना पहला शतक। और मुझे सबसे आइकॉनिक चीज़, दो चीज़ लगी जिसको देख के मैं भी काफ़ी इमोशनल था। पहला, आप देखेंगे इनका ये सेलिब्रेशन, तो आप देखेंगे अमर जवान जो कि हमारा इंडिया गेट के पास है, वहाँ पे हमारी जो AK-47 है वो रखी रहती है, और उसके ऊपर वो हेलमेट रखा रहता है आर्मी का। तो वैसे ही कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए यहाँ पे, बैट के ऊपर अपना हेलमेट लगाया और सेलिब्रेट किया। और आप राइट के टॉप कॉर्नर पे देख सकते हैं उनके पिताजी भी मौजूद थे मैदान पे। और ये बहुत अच्छा ट्रिब्यूट, बहुत अच्छा यादगार दिन बन गया नीतीश कुमार रेड्डी और उनके फैमिली के लिए, क्योंकि याद रखो ये इनकी पहली टेस्ट सीरीज़ है, वो भी अवे फ्रॉम होम। होम सीरीज़ होती है
तो सरफराज शतक लगाते हैं हम जानते हैं, बट होम सीरीज़ में लगाना बहुत ईजी होता है। मैंने सिर्फ एक प्लेयर का नाम लगाया लिया अभी तक। बट आप डेब्यू करो इंडिया में और शतक मार दो तो उसकी इतनी बड़ाई होती है। बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कितने सारे थे। पहली बात, आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पहली बार गए। दूसरी बात, टीम इंडिया पीछे लगी हुई थी, कहीं से भी मैच में नहीं थी। तीसरी बात, आप 7 नंबर पे बैटिंग करते हो तो आपके पास सिर्फ एक ऑलराउंड ऑप्शन थे, वाशिंगटन सुंदर। उसके बाद आपको टेल के साथ बैटिंग करनी थी, और खेला भी एकदम क्लासिक तरीके से। और ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के कोई बॉलर कमज़ोर थे, सब टॉप क्लास बॉलर थे। बस एक हेजलवुड नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे टॉप क्लास हैं। उनके जगह भी जो आए बोलैंड, वो 3 विकेट ले चुके थे। तो ये ऑपोजिशन भी तगड़ा था, उनके सामने शतक बनाना ये मतलब मल्टीप्लाई करता जाता है द वे ही हैज़ प्लेड, और इनने हिस्ट्री बना दी है। अब मैं चाहता हूँ धीरे धीरे इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर ही जाता रहे। अभी 7 पे थे, अभी 6 पे आ जाए, और पंत के बाद सीधा इनको जुड़ जाना चाहिए, चाहे होम सीरीज़ हो या अवे सीरीज़ हो। और यहाँ से बाकी यंगस्टर्स को भी चोट पहुंची होगी। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव जुरेल की, और जितने भी लाइनअप में थे सरफराज, इन सब की, क्योंकि उनके पास एक ही स्किल थी, सिर्फ बैटिंग करते थे। और ध्रुव तो विकेट कीपर थे। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो सरफराज को एक टफ कॉम्पिटिटर मिल चुका है, क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर टीम इंडिया को चाहिए था। नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर मिल चुके हैं, बट बॉलिंग में थोड़ा और काम करना है नीतीश कुमार रेड्डी को। अगर वो ये बात मान जाए और इस पर काम करने लगे तो ये नेक्स्ट हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। मैं कभी भी किसी भी प्लेयर को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ टीम इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप देखो, बहुत रेयरली एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलता है। कपिल देव के बाद इतने लंबे टाइम बाद हमें मिले थे हार्दिक पांड्या, जिनको अभी हम देख रहे हैं कि क्या ग्रो किया उन्हें, पीक किया करियर में। यहाँ पे अगर नीतीश कुमार रेड्डी भी ऐसा कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं तो इनका करियर भी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये मेक श्योर करेंगे कि मैं लंबा खेलूँ, और आगे चल के क्या पता ये कैप्टनसी भी इनके हाथ में देखने को मिलेगी। बट वो बहुत दूर की बात है, उतनी दूर का ना सोचते हुए अभी सोचते हैं इस टेस्ट मैच में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही इनका शतक हुआ, सिराज 2 रन पे खेल रहे थे, दिन का खेल रोका गया क्योंकि बैड लाइट हो चुका था, और उसके बाद मैच रिज्यूम ही नहीं हो पाया। तो मैच अभी कहाँ पे खड़ा है? मैच खड़ा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने, जिससे बनाए थे 474, जहाँ पे स्टीव स्मिथ का शतक आया था 140 का, लाबुशेन ने 72 बनाए थे, सैम कॉन्स्टांस ने बनाए थे 60, एंड उस्मान ख्वाजा के नाम पे थे 57 रन। बुमराह के 4 विकेट, जडेजा के 3 विकेट, 2 विकेट आकाशदीप सिंह के, और एक सफलता मिली थी वाशिंगटन सुंदर को। और टीम इंडिया ने 474 पर रिस्ट्रिक्ट किया था। एक टाइम पे हमें लग रहा था 350 तक ऑल आउट हो सकती है ऑस्ट्रेलिया, बट वो पारी काफ़ी लंबी हो गई, ऑल बिकॉज ऑफ स्टीव स्मिथ। टीम इंडिया बैटिंग करने आती है। केएल राहुल अच्छे नज़र आ रहे थे। रोहित शर्मा का पहला विकेट जल्दी गिरता है, फिर उसके बाद जायसवाल का आउट होना, 82 पे वो आउट हुए। नीतीश कुमार रेड्डी अभी 105 पे नॉट आउट खेल रहे हैं, 50 बनाए वाशिंगटन सुंदर और वो आउट हुए। 36 पे कल विराट कोहली आउट हुए थे। बोलैंड आए और बोलैंड ने 3 विकेट लिए। 3 विकेट लेकर के गए पैट कमिंस, और 2 विकेट लेकर के गए नेथन लायन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मेरे को और भी ज़्यादा गर्व होता है टीम इंडिया पे, वो ये है मिचेल स्टार्क को हमने एक भी विकेट नहीं दिया है। तो ये भी एक आइकॉनिक चीज़ हुई है, क्योंकि मिचेल स्टार्क पिछले सीरीज़ में और एडिलेड टेस्ट में उनने हमें बहुत तंग किया था, एडिलेड ब्रिस्बेन में, दोनों जगह पे। और उनको यहाँ पे कंडीशन नहीं मिली सीम और स्विंग की, तो उनको यहाँ हमने एक भी विकेट नहीं दिया है। टीम इंडिया अभी 116 रन से पीछे है। उम्मीद करते हैं कि कल क्या होता है। बट मैं एक और चीज़ यहाँ पे एक इंसाइट बता दूँ आपको, कल जब 117वां ओवर डाला जाएगा, उसकी पहली बॉल नीतीश कुमार रेड्डी खेलने वाले हैं। तो मैं एक एक माइन्यूट चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि नेक्स्ट ओवर की पहली बॉल कौन खेलने वाला है, क्योंकि अगर वो सिराज खेल रहे होते तो हो सकता है इंडिया पहली बॉल पे ऑल आउट हो जाए। बट अभी नीतीश कुमार रेड्डी है तो 1 या 2 ओवर तो पक्का चलेंगे, और जब तक सिराज स्ट्राइक पे आएंगे तब तक धक धक होगा हमें कि एक और बार स्ट्राइक रोटेशन हो जाए, नीतीश कुमार रेड्डी आ जाए स्ट्राइक पे। अब बात करेंगे तीसरे दिन के खेल में क्या क्या हुआ। तो ओवर के हिसाब से बहुत कम ओवर हुए देखने को मिले हमें। पहले सेशन में 27 ओवर हुए, जहाँ पे 80 रन बने, 2 विकेट गिरे। बट ऑस्ट्रेलिया ये चीज़ करता है, जब रन पड़ रहे होते हैं, विकेट नहीं मिल रहा होता है, तो वो गेम को स्लो डाउन कर देते हैं। वही किया इनने यहाँ पे भी, जहाँ पे सिर्फ 27 ओवर डाले। सेकंड सेशन में 24 ओवर डाले, फिर 82 रन दिए बिना विकेट के। यहाँ पे टीम इंडिया ने कम किया और ये सेशन अपने नाम किया था। तीसरे सेशन में सिर्फ 19 ओवर का गेम हुआ, क्योंकि 15-20 मिनट लेट शुरू हुआ था तीसरा सेशन, प्लस जल्दी बंद हो गया क्योंकि बैड लाइट थी और बहुत अंधेरा था पूरे दिन। तो उसके हिसाब से जो इंडिया ने बैटिंग की, उस कंडीशंस के हिसाब से और भी इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि लाल बॉल थोड़े क्लाउडी कंडीशन में, ओवरकास्ट कंडीशन में और नहीं दिखती है। फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी एंड वाशिंगटन सुंदर ने अपना डेडिकेशन दिखाते हुए एक शानदार पारी खेली। 19 ओवर का गेम हुआ, सिर्फ 32 रन बने। और इन 32 रन का भी रीज़न है, और वो वैलिड रीज़न है, कि वाशिंगटन सुंदर आउट हुए, फिर बुमराह आ चुके थे, सिराज बैटिंग कर रहे थे, एंड नीतीश कुमार रेड्डी का सेंचुरी पास में था। तो ये चलता है, फेयर एंड स्क्वायर है। 32 रन बहुत है। 2 विकेट गिरे, हमें वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिन की समरी की बात करें तो 70 ओवर का गेम हुआ, 194 रन बने, और टोटल 4 विकेट गिरे, जहाँ जडेजा, पंत का विकेट गिरा, एंड देन लास्ट में गिरा वाशिंगटन सुंदर एंड बुमराह का। तो ये थे पूरी मैच समरी। 20 ओवर कटे हैं, मान लो 90 ओवर होने थे, 85-86 होते तो भी चलता, बस 70 ही ओवर हुए हैं। तो ओवर लॉस हुआ है, जिससे हम तो इतने ज़्यादा नाखुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल टीम इंडिया पक्का ऑल आउट होती, और होगी भी, तो ऑस्ट्रेलिया को आना पड़ेगा बैटिंग, और कल है तीसरा दिन।
तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चौथा दिन तक अब कैसा जाता, सॉरी। तो उस दिन की मेन चीज़ है मेरे को कि अगर आप देखो कि चौथा दिन पहला सेशन और स्पिन ट्रैक हो रहा है, नेथन लैन ऑलरेडी विकेट लेकर के गए हैं, तो टीम इंडिया के स्पिनर को भी फायदा होने वाला है। तो वाशिंगटन सुंदर और जडेजा आपको जल्दी दिखेंगे मैदान पे बॉलिंग करते हुए, मोस्टली सेकंड या थर्ड स्पेल में ही आ जाएंगे। मतलब जैसे 20-25 ओवर होंगे तुरंत आपको दोनों तरफ से स्पिन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जिस पे मैं गौर कर रहा था कि अगर थर्ड सेशन पूरा होता तो विकेट भी गिरता, ऑल आउट भी होती इंडिया, और मैं चाहता था वैसा हो भी जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 दिन की फील्डिंग करके थका होता और उनको 5 से 10 ओवर बैटिंग करने आना होता, तो ख्वाजा या फिर सैम कॉन्स्टार्स का विकेट मिल सकता था। तो एक वो ट्रिक थी जो हमसे मिस हुई है, बट हमारा उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं था क्योंकि बैड लाइट हो गई। प्लस हम अभी भी इंडियन चाहते हैं वो 116 की लीड कट के 100 के नीचे जाए, 50 के नीचे जाए और हम इसको लीड में कन्वर्ट कर लें अपने लिए। तो अभी वो चीज़ था दिमाग में, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था अगर टीम इंडिया ऑल आउट भी होती है तो कोई बात नहीं है, बेफिक्र होकर रहो, क्योंकि जो 10 से 15 ओवर की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया करने आएगा उसमें विकेट गिर सकता है, क्योंकि सारे ऑस्ट्रेलियन फील्डर थके हुए हैं, क्योंकि ख्वाजा बहुत फील्डिंग कर चुके थे, उनका घुटना भी फंसा था ग्राउंड में। लाबुशेन भी थके हुए थे, कॉन्स्टार्स भी थके हुए थे। स्टीव स्मिथ ज़्यादा भागते नहीं है तो वो कम थकते हैं क्योंकि वो स्लिप पे रहते हैं या फिर पिच के पास ही रहते हैं, तो उनकी एनर्जी रहती है। बट 2 से 3 विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी थी टीम इंडिया के पास अगर आज का दिन खत्म होने से पहले इंडिया ऑल आउट होता और ऑस्ट्रेलिया को आना पड़ता बैटिंग करने। तो अब कल क्या रहेगा, कल ऑस्ट्रेलिया थोड़ा फ्रेश रहेगा, आखिरी विकेट जल्दी मिल भी गया तो फ्रेश लेग्स के साथ बैटिंग करेंगे, तो अभी भी एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया फ्रंट फुट पे है, 116 की लीड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया अभी भी 20-25 रन बनाए, 20-25 बोल रहा हूँ, 200-250 रन और बनाएगा तो 300, 350, 400 का टोटल अभी भी दे सकता है। बट ऑस्ट्रेलिया के भी बैक ऑफ द माइंड में ये बात होगी कि पहले इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की ओर खींचा जाए और अपनी हार को दूर किया जाए, क्योंकि वो भी सोचेंगे पहले हारने का मार्जिन दूर करो, उसके लिए उनको 450 का टारगेट देना पड़ेगा और उसके बाद ड्रॉ तक भी जाने के लिए संभावना वही बन जाएगी। और उसके बाद इंडिया को वो कल ही देंगे, मतलब फिफ्थ डे की शुरुआत में दे सकते हैं बैटिंग करने। और या फिर टीम इंडिया अगर कारनामा कर दिया और उसके बाद फिर से बुमराह का जलवा चला और 100 और 150 के अंदर ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद हमें 250 चेज़ करना होगा, तो वो टीम इंडिया फ्रंट फुट पे आएगी। तो अभी टीम इंडिया को मान के चलो अगर 116 पे ऑल आउट भी होती है, यहाँ से 200 रन भी अगर खाती है, तो 350 इज़ अ चेजेबल स्कोर। मैं तो मानता हूँ 320, 330 इस बैटिंग लाइनअप से इंडिया अभी भी चेज़ कर सकती है। और जो क्लास दिखी है हमें पहली पारी में, बैटिंग ट्रैक है पूरी तरीके से, तो बन सकते हैं। बट बात फिर से आएगी बॉलर्स पे, जहाँ पे सिराज को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिराज की बॉलिंग पे बहुत सवाल उठ रहे थे थर्ड टेस्ट मैच में और यहाँ पे पहली पारी में भी। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कप्तानी पे भी सवाल उठ रहे हैं रोहित शर्मा के, क्योंकि बैक टू बैक गलत डिसीजन, शुभमन गिल को टीम से निकालना, खुद ओपनिंग करना जहाँ केएल राहुल फॉर्म में थे उनको 3 नंबर पे भेजना, उनका खुद का परफॉर्मेंस नहीं आना। तो अभी एक न्यूज़ और भी आ रही है कि अजीत अगरकर, एनबीसीसीआई क्या पूरा बोर्ड डिस्कस करने वाला है रोहित शर्मा से उनका फ्यूचर और कैप्टनसी का। तो ये थोड़ा हार्श डिसीजन लगता हमें ज़रूर है, बट क्रिकेट को चलाने के लिए, स्ट्रीमलाइन तरीके से चलाने के लिए, गलत मैसेज ना जाए कहीं भी किसी को भी, ये करना भी ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें भी सही हो रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टीम इंडिया को हम सपोर्ट करते रहेंगे और होप करेंगे कि पहले टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को हार से बदले, ड्रॉ तक ले जाए और फिर जीत का सोचे। तो ये तीन तरफ हमारी कांटे चलते रहेंगे, स्पीडोमीटर में बोल दो या फिर विन मीटर में। तो कैसा लगा हाइलाइट्स, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ऐसी हाइलाइट्स लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।